हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब वीडियो। तो आज हम लोग कर रहे हैं यूपीपीसीएस के एलटी ग्रेड एंड जीआईसी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। कुछ पीवाईक्यूज़ हैं, कुछ एमसीक्यू हैं। और जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स या नागरिक शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। और यह वीडियो सभी, अगर आप पॉलिटी सेक्शन में अगर जाएंगे जीएस पेपर का, तो उसमें भी लाभदायक है वीडियो। और नॉर्मल अगर आप जीआईसी का जो पेपर देंगे एलटी ग्रेड में जो पॉलिटी का सेक्शन आता है, उसमें वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। इस हमने वही क्वेश्चन लिए हैं और एक्सप्लेनेशन लिया है जो आपके एग्जाम में फ़ायदा कर सके। एक क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेनेशन ऐड किया है जिससे आपको वो रिवाइजेशन में लास्ट में फ़ायदा कर सके। तो जितने भी साथी वीडियोस में देख रहे हैं, अगर आपके कोई साथी और भी इस तरीके से वीडियो तैयारी कर रहे हैं एल टी या जीआईसी की या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम की, तो उनको आप जरूर शेयर कर सकते हैं। इसमें हम लोग बस सिलेक्टेड टॉपिक्स पे ही बात करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेल करा दी जाएगी। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम जैसे नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, वो सारे इस चैनल पे कवर कराए जाते हैं। आप पिछली वीडियो भी देख के जा सकते हैं जो आपके हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल मंत्रा को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में सर्च करेंगे पॉलिटिकल मंत्रा तो आपको चैनल मिलेगा, जिसमें हमारे पीडीएफ्स, क्विजेस, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल करते हैं। इसके साथ हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आपके दो एग्जाम है एल टी ग्रेड, हमने जीआईसी को इसमें लिया, बट आपका कोई भी एग्जाम हो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, उसमें आपकी फ़ायदा करेगा। सिविक्स कहते हैं और नागरिक शास्त्र कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो आप ये याद रखना कि ये एग्ज़ाम के बैनर से आप न जाएं, आप पढ़ें इसको। और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपको और भी मतलब आपको लगेगा कि चीज़ें सभी के लिए बेनिफिट हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं वीडियो के दौरान पॉज करके। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और ऑप्शन को भी एलोबरेट करता चलूंगा कि कैसे कैसे हो सकते हैं और नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जिससे पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होता है इन द जीएस सेक्शन एंड द मेन सब्जेक्ट सेक्शन में। तो आपको याद रखना है, इसमें हम लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये भी आप क्वेश्चन पूछे, देखिए मैं जहाँ जहाँ रेड करता जाऊँ हाईलाइट समझ लीजिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीटेड हुआ या हो चुका है पहले। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि ये समिति कब बनी थी, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी उसके अध्यक्ष रहे हैं, बट ये कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947 को बनी थी ये। याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जो संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने दुनिया के विभिन्न संविधानों को परीक्षण करने और भारतीय सामाजिक संदर्भ के अनुरूप उनकी सर्वोत्तम विशेषताओं को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई सारे संविधानों का जो बेटर पॉइंट हो सकता था उसको लाने का प्रयास किया। अधिकारों की सुरक्षा की बात की उन्होंने। मौलिक अधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय और हाशिए के वर्गों यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के प्रावधानों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको याद रखना है कि सामाजिक न्याय के जो अगुआ थे, मतलब कि आगे बढ़ने वाले थे, जिनसे जो पिछले दबे कुचले वर्गों के रखने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अन्य विकल्पों में जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, ये आपको याद होना चाहिए। बी एन राव थे, वे संवैधानिक सलाहकार थे। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का संवैधानिक सलाहकार कौन था। बी एन राव थे, जिन्होंने प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहला प्रारंभिक मसौदा किसने तैयार किया, डॉक्टर बी एन राव ने किया। उसके बाद महात्मा गांधी से हम लोग पूछते हैं संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, तो वो सदस्य नहीं थे, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे इसमें दो तीन क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं जो आपको नोट्स, अगर नहीं आपको चीज़ें पता है तो आप इसको एक कागज़ में नोट करते जाइए नोट्स में अपने। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे कहा जाता है। आपसे हमने 4 फैक्ट पूछे, चारों क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद ये इंग्लिश पोर्शन, इसके लिए मतलब जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में समझ में आती चीज़ें लिखना, वो इंग्लिश से लिख ले, हिंदी में हिंदी से लिख ले, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीजीआईसी एग्जाम 2009 में कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। अब इन क्वेश्चन में पता चलता है कि हमें संविधान का प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भाग, संविधान का जो एक ऐतिहासिक क्रम आया उसको याद करना समझना है। उसके साथ में अनुच्छेद आर्टिकल्स, संविधान की विषय वस्तु, संविधान का जो रिलेशन है इंटर स्टेट में, वो पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। अब पूछ रहा मौलिक अधिकार से किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, 16 से 20 तक, 23 से 24, 25 से 28 या 29 से 30। तो हम लोग जानते हैं जो आर्टिकल नंबर आपका 23-24 है, वो आपका प्रोवाइड द राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के लिए हम लोग प्रोवाइड करता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग जानते हैं मानवीय गरिमा और सुनिश्चित करने पर जो हम लोग कहते हैं ना कि एक्सप्लोटेशन होता था पहले समय में, उसको दूर करने के लिए मौलिक अधिकार में ऐड किया गया था। अनुच्छेद 23 कहता है यह मानव तस्करी, बेगार यानी जबरन श्रम कराना या इसी तरह के अन्य जबरन श्रम पर रोक लगाता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 24 देखते हैं यह कारखानों, खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में बच्चों यानी 14 वर्ष से कम आयु के नियोजन पर रोक लगाता है। यह बच्चों के बचपन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण। अब देखिए दो आर्टिकल 23-24 को समझ लीजिए। 23 में मानव तस्करी और बेगार के लिए, उसका 24 में बच्चों से 14 वर्ष की आयु के कम बच्चों के लिए लगता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि 14 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए कहीं पे मौलिक अधिकार दिया गया है, तो आपका अनुच्छेद 24 होगा। मानव तस्करी और बेगार अगर कहीं कीवर्ड आए आपको तो अनुच्छेद 23 याद रखना है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे। 1930 आपको पता है कि अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया आरक्षण। 25-28 धर्म की स्वतंत्रता है। 16 से 20 तक आपके सारे स्वतंत्रता संबंध, यानी मौलिक अधिकार सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्फेसाइजेज ऑन, जो हमारी प्रस्तावना है वो किस पे जोर देती है। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड मोनार्टी एंड फेटर्निटी, वो किस किस पे जोर देती है। तो ये रहा इंग्लिश क्वेश्चन, ये रहा हिंदी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित पर बल देती है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राजतंत्र और बंधुत्व पर। अगर आप देखेंगे तो राजतंत्र का कहीं पे उल्लेख नहीं मिलता है। तो डी अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दें तो आपके सामने 4 ऑप्शन बचता है, यानी ABCE। यानी कि देखिए जो हमारे संविधान में प्रस्तावना में किस किस चीज़ की कितनी बार रिपीटिशन हुआ ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आप समझिएगा जस्टिस, जो हमारा न्याय है, वो 3 प्रकार का मिलता है हमारे संविधान में: सामाजिक, आर्थिक एंड राजनैतिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, हमको 5 प्रकार की लिबर्टी मिलती है: विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता की मिलती है। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी, आपकी अवसरों और कानून के समक्ष समानता हमको मिलती है, यानी अवसर, यानी हमें कोई चीज़ जैसे इधर गवर्नमेंट जो सबको बराबर हिस्सा मिल रहा है, सबको बराबर मौका मिलेगा, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। फैटर्निटी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये हमारा लक्ष्य है। तो हमारी जस्टिस जो प्रियम्बल में चीज़ें दी गई हैं वो हमारे संविधान की रूपरेखा को प्रदर्शित करती हैं, और आगे क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी उसी में प्रदर्शित होती हैं। ध्यान रखना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी। इस क्वेश्चन से हम लोगों ने ये सीखा कि प्रियम्बल भी हमें पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैंने सभी सेगमेंट उठा लिया है। हमको मूल अधिकार भी पढ़ने हैं, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली से जो चीज़ें थी वो भी हमें पढ़नी है। एक क्वेश्चन आया कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट लेजिस्लेटिव पावर इन पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटेड टू इलेक्शंस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने की विधायी शक्ति प्रदान करता है। और ये पूछ रहा है, संसद को पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं हमारे संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। अब चुनाव आयोग से संबंधित क्यों पूछे गए? चुनाव रिलेटेड कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहती हैं किसी न किसी स्टेट में, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जो आपको बताना है वो आर्टिकल 3 to 7 आपको बताना है। अब देखते हैं इसके बारे में कैसे। आर्टिकल 3 to 7, और ये मैंने लिया है बैरेक्ट से, जो संविधान की मूल प्रति टाइप की होती है उसमें से मैंने ये उठाया है, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं। 3 to 7 में जो लिखा है, एग्जैक्ट लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन: पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में। अब क्या है इसके बारे में कि इस संविधान को बंदों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्य गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय उपबंध कर सकेगी। आपने देखा होगा जो चुनाव आयोग होता है वो संसद, यानी ये लोकसभा, राज्यसभा चुनाव कराता है, उसके बाद राज्यों के चुनाव कराता है, पंचायतों के चुनाव कराता है, राज्य का चुनाव आयोग कराता है, ये ध्यान रखना। तो अगर कोई नियम बनाने होंगे तो संसद बना सकेगी 3 to 7, यानी आर्टिकल 327 के तहत बनाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और हम लोग 3 to 8 भी पढ़ेंगे, दोनों में अंतर क्या ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे दोनों पूछ सकता है इन द सेगमेंट से। ये 3 to 8 में क्या है, तो पावर टू लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अब देखिए यहाँ लिखा था संसद की शक्ति 3 to 7 में, यहाँ दिया है 3 to 8 में उस विधानमंडल की शक्ति, समझ गए, लेजिस्लेचर की। अब इसमें क्या दिया, इस संविधान को बंदों से सेम ही होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, विधानमंडल होगा संसद की जगह पे। तो आपको याद रखना 3 to 7 है, 327 में आपका दिया है संसद की शक्ति है, और 3 to 8 में आपका विधानमंडल की शक्ति है। तो आपसे दो क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, तो आपको आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किस जगह पे कौन सा चेंजमेंट होगा।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और क्रोनोलॉजिकली पूछ सकता है। मैंने क्रोनोलॉजी में लिया कि आपके 5 पता चल जाएंगे आपको इस समय कौन कौन आया है। इनकी डेट्स पूछ सकता है आपसे। संथाली इन 8 लैंग्वेज, यानी 8 शेड्यूल में आपका 8वीं अनुसूची में आपकी संथाली कब आई, 12वीं अनुसूची कब आई, 10वीं अनुसूची कब आई, 9वीं अनुसूची कब आई, और समवर्ती सूची में वन को शामिल कब किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है इन द क्रोनोलॉजिकल बेस में, या फिर आपसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 2, यानी DECBA। अब इसको समझते हैं कैसे। 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आप जानते हैं 1951 में, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। समवर्ती सूची में वन को शामिल किया गया 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1985, जिसमें दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया। 12वीं अनुसूची हम लोग जानते हैं जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इन द नगर पंचायतों के लिए, उसके लिए 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 8वीं सूची में संथाली को जोड़ा गया 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा संथाली को जोड़ा गया। तो आप ये चीज़ें बिल्कुल आप एक नोट्स पॉइंट में आपके होने चाहिए टिप्स पे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रेगुलर पूछे जाते हैं। इन द GS सेक्शन में पूछा जा सकता है और आपके मेन सेक्शन में भी, तो आपको ये सब पता होने चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने थोड़े से क्वेश्चन का डीप लेवल है, बट आपके कई क्वेश्चन इसमें से हल होंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा डीप लिया है। अब ये आया था 12 अक्टूबर 2025 को क्वेश्चन आया था प्री में। अब लेने का रीज़न क्या था, इसमें अखिल भारतीय सेवा से क्वेश्चन पूछा गया, नहीं ऑल इंडिया सर्विस से। अब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए, अगर आपने दोनों कर लिए तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, तो आप कर लेंगे। जैसे उसने पूछा कि अखिल भारतीय सेवा के निर्माण में कौन से कथन सही है। पहला पूछा कि राष्ट्रीय हित में राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। सेकंड स्टेटमेंट है अखिल भारतीय सेवा के निर्माण हेतु प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन से सही कौन से नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी सिर्फ इसमें एक सही है। कैसे, देखिए ये सही है बिल्कुल कि आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है, बट सेकंड स्टेटमेंट में क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। आर्टिकल 312 के अनुसार, अब आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए। तो मैंने बताया ये क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको बता दूंगा किस तरीके से मुझे से आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल 312 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम, देखिए उपस्थित और मतदान, सेकंड स्टेटमेंट यही गलती है, अभी देखते हैं इसको कैसे। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवाओं जैसे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आदि का गठन कर सकती है। स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है, आइए इसको समझते हैं। दूसरा, द रेजोल्यूशन डज नॉट रिक्वायर 2/3, देखिए इसमें लिखा है 2/3 यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 चाहिए। ये जो हाईलाइट पार्ट है इसको आप थोड़ा समझिए। 312 में दिया गया रीजन क्या होना चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ आपसे क्रोनोलॉजिकल में पूछा सकता है, बट क्वेश्चन का मैंने डेट दे रखा है कि कब कब पूछा गया है, क्योंकि यूपीपीसीएस करा रहा है इस एग्जाम को, तो मैंने उसी के जो अदर क्वेश्चंस एग्जाम होते हैं उनसे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो आपका ये मेन सेक्शन जो एग्जाम होगा पॉलिटी का उसमें बहुत अच्छे फायदा करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको आपको बताना है कि पूना पैक्ट कब हुआ, एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब होता है, गांधी इरविन पैक्ट कब होता है, एंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है। तो आप देखेंगे बहुत नज़दीक नज़दीक ये सब इवेंट हुए हैं, तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। बट देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या जान सकते हैं नया। तो गांधी इरविन पैक्ट जो होता है 1931 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मार्च 1931 में ये समझौता किसके किसके मध्य होता है, तो ये महात्मा गांधी, ये याद रखना है आपको, और लॉर्ड इरविन के मध्य होता है। तत्कालीन भारत के वायसराय थे उस समय। इसका रीजन क्या था, इसके परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। बदले में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। तो यहाँ से 2 चीज़ें पता चली कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से कब समाप्त करने की कोशिश की गई, स्थगित करने के प्रयास किया गया, गांधी इरविन पैक्ट से हुआ। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए, पर पहले और तीसरे में नहीं गए थे, वो सेकंड में गए थे। मतलब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से जाने वाले तो महात्मा गांधी थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद में ये होती है सितंबर से दिसंबर 1931 में। लंदन में आयोजित इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था।
विभिन्न भारतीय समूह और ब्रिटिश सरकार के बीच मतभेदों का कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए बिना ही समाप्त हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहस हो गई थी कि किसको क्या दिया जाए, जैसे कम्युनल अवार्ड वगैरह के बारे में। अम्बेडकर जी का कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए इन द दलित वर्ग को। इस चीज़ के खिलाफ थे गांधी जी। इसका कोई वो नहीं निकला था निष्कर्ष। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष क्या था, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, तो फेल हो गया था सेकंड वाला। तो गांधी इरविन समझौता मार्च 1931, जिसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए। उसका बाद पूना पैक्ट। पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। इसमें हम लोग जानते हैं कि एग्रीमेंट होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट द डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जो बात चल रही थी उसी के लिए। दलित वर्ग यानी अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक के मुद्दे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि गांधी इरविन पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर पूना समझौता। पूना समझौता हुआ क्यों था? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात कर रहे थे पृथक निर्वाचिका के लिए, उस मुद्दे पर हो गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्णय के प्रत्युत्तर में किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि यहाँ पर कम्युनल कम्युनिटी को हटा के डिवाइडेशन रूल लाया जाए धीरे धीरे करके, बट उसी के खिलाफ महात्मा गांधी चाहते थे कि ऐसा ना हो। इसके लिए आप जानते होंगे कि हरिजन सेवक संघ या हरिजन पत्रिका का भी स्टार्ट किया था इसी के बाद में। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे आपसे तो क्रोनोलॉजिकल में या फिर कहीं से, तो हरिजन सेवा इसके बाद आई थी। उसका एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। देखिए यहाँ स्थगित किया था, यहाँ समाप्ति हो गई। ऑल्दो द मूवमेंट हैड ऑलरेडी वीकेंड, गांधी फॉर्मली कॉल्ड इट ऑफ कर दिया था 1934 में उन्होंने समाप्त किया। औपचारिक रूप से 1934 में इसे वापस ले लिया था। तो आपसे 4-5 क्वेश्चन आपसे इससे रेडी हो जाएंगे, और क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में इसको मैंने एक सीरीज में ले दिया, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता और आंदोलन की समाप्ति का होना। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जा सकते हैं कि सीटें कितने किस मतलब राज्यसभा में इन स्टेट की कौन कौन सी हैं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट सीटें लेके चलता है, उसका दर 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 आते रहते, तो आपका सीक्वेंसिंग आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार एंड तमिलनाडु। आपको बताना है कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो आंसर इसका जो होगा वो होगा डी। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जब लास्ट में आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो आपको थोड़ा रिवीजन में फास्टली हो जाएगा। तो देखेंगे महाराष्ट्र में आपकी हैं 19 सीटें, ये आपको याद रखना है राज्यसभा की। कर्नाटका में 12 हैं, बिहार में 16 और तमिलनाडु में 18। तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और कर्नाटका, इस सीक्वेंस से आपको याद रख सकते हैं कि अभी पूछते सीक्वेंसिंग में या पूछते आपसे सेपरेट में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होनी चाहिए। अब फिर आपसे कुछ पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में एक स्पेशल पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को। अब इस क्वेश्चन को लाने का था कि आप इसको थोड़ा समझिए, क्वेश्चन कितना इजी है, बट फंस सकते हैं इसमें कभी कभी कि पूछ रहा है इसमें से संगत नहीं है। अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं पूछा है। फोर्थ है मूल कर्तव्य, 6 इन द स्टेट एंड द 11 द म्यूनसिपैलिटीज। तो आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आप इसमें बी पार्ट बताएंगे कि थर्ड नंबर का है वो करेक्ट इनकरेक्ट किया गया कैसे। देखिए फोर्थ ए यानी कि जिसे हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका वर्क करता है फंडामेंटल ड्यूटी जिसे हम कहते हैं मूल कर्तव्य के लिए। उसके बाद में 6 आता है द स्टेट के लिए, कवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, स्टेट के लिए। और 11 जो पार्ट है, पार्ट नंबर 11, वो आपका द यूनियन एंड द स्टेट का जो रिलेशन दिखाता वो दिखाता। यहाँ पे जबकि म्यूनसिपैलिटीज़ दिया था, म्यूनसिपैलिटीज़ का जो आपका 9A है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाई 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं चारों तरफ से, बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस एग्जैक्ट डेटा से पूछा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपसे पूछे जाएंगे, 74 पूछा जाएगा, 73 पूछा जाएगा, पंचायती राज की कमेटीज़ पूछी जाएंगी, जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि पार्ट से भाग से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस भाग में क्या दिया गया है, आपसे ऑप्शन गलत देगा या फिर आपसे पूछेगा सही कौन सा है, तो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर का ऐड किया है, जो हो सकता है आपसे दोबारा पूछे। ऑपरेशन ब्रह्मा वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन मार्च 2025 टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। एक ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया गया था मार्च 2025 में, तो किस देश के लिए किया गया था? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या मलेशिया? इसका जो आंसर है वो आपका म्यांमार है। इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट होती है उसमें से डेटा लिया गया है, 1 अप्रैल 2025 को दिया गया था। इसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट लिख दिया कि 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद खोज और बचाव
मानवीय सहायता, आपदा राहत और चिकित्सा सहायता रहित के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को स्टार्ट किया गया था। प्रथम कृत्य होने के नाते ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में व्यापक विनाश का जवाब देने के लिए भारत द्वारा किया गया एक संपूर्ण सरकारी प्रयास है। इतनी सारी शब्द बनाएगी, बस आपको याद रखना है कि ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में मार्च में चलाया गया था म्यांमार के लिए। उसके बाद में फिर आपसे देखिए नगर पालिका से क्वेश्चन पूछा, म्यूनसिपैलिटी से हम लोगों ने क्वेश्चन करके आए, फिर आपसे पूछ रहा है। ये भी आपको 12 अक्टूबर, देखिए यहाँ पर डेट लिखी होती है कि किस एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू म्यूनसिपैलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। और देखिए ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपकी जीआईसी का जो पेपर होगा प्रॉपर, उसमें तो आपके बिल्कुल हेल्पफुल होंगे। जीडीसी का एग्जाम होगा या एलटी ग्रेड का होगा, सभी में क्वेश्चन लाभदायक है। बस हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो जाए, क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ा ना बदलने। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट में दिया है, मूल राइट जो दिए हैं, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट ही रहेंगे। आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर सोचिए, जब तक मैं आंसर आपको बताऊं देख लीजिए आपका सही है या गलत, उससे आपकी और प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है। पूछ रहा है कि म्यूनसिपैलिटीज में क्या क्या सही है। पहला, द एलिजिबल एज टू मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज इज 25 ईयर्स। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए पात्र आयु 25 वर्ष है क्या। नगर पालिका में प्रत्येक चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आप ये जानते हैं कि जो 25 वर्ष नहीं है, यहाँ पे 21 वर्ष होगा, और यहाँ पे जो 1/3 मेजोरिटी है वो बिल्कुल करेक्ट दी गई है। तो आंसर होगा सी इसका। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितनी है, 21 है, ना कि 25 वर्ष, तो ये 25 नहीं होगी। जो व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र है, जिसका 21 वर्ष उससे अधिक है, वह नगर पालिका का चुनाव लड़ सकता है। ध्यान रखना 21 वर्ष है, और पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए भी 21 है, और वोट देने की आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष कैसे की गई, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 18 वर्ष किया गया इस आयु को, ठीक है। और 243 टी के तहत, देखिए अब इस आर्टिकल को पढ़ना जरूरी है कि 243 टी के तहत प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्येक चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल होती हैं। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसलिए आर्टिकल आपसे पूछ सकता है किस आर्टिकल के थ्रू दी गई है, 243 टी के तहत दी गई है, और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया महिलाओं के लिए एक तिहाई। कब लागू होगा, अगले परिसीमन के बाद वो चीज़ें होगी, और 15 साल के सनसेट क्लॉज के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घटनाओं को बताना है आपको, उनके कालक्रम में लगाना है, जैसे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड बेवेल प्लान। अब देखिए इसको पढ़ना क्यों जरूरी होता है, देखिए जब संविधान का जो विकास धीरे धीरे हो रहा था ना, वो इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हुआ है। कुछ मिशन आए, कुछ को हम लोगों ने डिमांड की, कुछ में डिमांड नहीं पूरी हुई, किसी में कहा कि आपको हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है। क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट, शिमला एंड वेवेल, तो आपको इसका क्रोनोलॉजिकल बताना है। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। यानी आपका जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 में आया, वेवेल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, उसका शिमला कॉन्फ्रेंस जस्ट उसके बाद होती है, तो वेवेल प्लान आने के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है जुलाई 1945, एंड कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इसी से धीरे धीरे हमारे प्रयास हो रहे थे संविधान सभा के बढ़ने के लिए। तो क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल प्लान 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस जुलाई 1945 एंड कैबिनेट मिशन 1946। तो हमने देखा ये पार्ट को, अब फिर देखते हैं कुछ पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी आपको याद रखना कमेटी से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि कितने सदस्य होते हैं, क्या क्या इसके जो सीक्वेंसेस हैं, किस में बनती है, किससे नहीं बनती, किससे कंपोजिशन बनता है। तो पीएससी जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इट्स रिपोर्ट किसको सौंपती है ये आपको बताना था। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आइए देखते हैं कैसे। जो लोक लेखा कमेटी है जो अपनी रिपोर्ट को लोकसभा को प्रस्तुत करती है, तो पहला आपका पीएससी की जो रिपोर्ट है वो किसको हो गई लोकसभा को। प्राथमिक कार्य क्या है, और देखिए ये चीज ध्यान रखना कि जो कैग की जो रिपोर्ट होती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वार्षिक ऑडिट रिपोर्टों की जांच कौन करता है, यानी इसको मित्र कह सकते हैं लोक लेखा कमेटी को। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के विनियोग खातों, वित्त खातों और अन्य खातों से संबंधित होती है। कैग ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी उनकी फिर जांच करती है, अपनी रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत करती है, क्योंकि अध्यक्ष आमतौर पर लोकसभा से होते हैं, और यह सदन सार्वजनिक वित्त के लिए जिम्मेदार निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन होता है। तो आप याद रखिए कि कैग की रिपोर्टों को कौन जांच करता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत करती है। अब देखते हैं 15 सदस्य होते हैं या टोटल 22, तो टोटल 22 हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा पीएससी में जो सदस्य हैं। उसके बाद में टोटल देख लीजिए कितने कितने हैं।
15 सदस्य आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से। 15 प्लस 7, तो याद रखना आपको है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज एसेंशियल फॉर द रूल्स ऑफ, देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है दोनों स्टेटमेंट, और दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो बिकॉज लगा के देखना, अगर एक भी गलत हो गया तो एक आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इन द सेगमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर कोर्ट्स के बारे में, हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो जनहित याचिका के कानून के लिए आवश्यक है, या रीजन दे रहा है कि जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। इसको पढ़ने का रीज़न क्या है? हम लोग जानते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे लोकस स्टैंडी का मामला होता है कि जैसे मैं पीड़ित हूँ तो मैं जाऊँगा, आप पीड़ित तो आप अपनी बात लेके जाएंगे कोर्ट तक। बट होता क्या है, कोर्ट अब कुछ ऐसे मामले होते हैं जैसे कि एनजीओ के थ्रू जाना, या फिर खुद स्वयं संज्ञान भी ले सकती है कि इस मामले में, या कोई व्यक्ति नहीं, जैसे कि समूह के लिए है, सामाजिक के लिए है, तो वो भी आप एनजीओ के थ्रू भेज सकते हैं अपनी बात को, कि वहाँ व्यक्ति तो नहीं है, वहाँ पूरा एक समूह आ रहा है उस दिक्कत में, तो न्यायपालिका उसकी बात को सुनेगा। जिसका जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कानून के शासन को थोड़ा समझते हैं। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कानून के शासन का अर्थ होता है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जनहित याचिका न्यायपालिका को उन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है जो स्वयं अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। यह सुनिश्चित करता है कि कानून का शासन समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक भी पहुंचे, जिससे न्याय और समानता स्थापित हो सके, यानी कि सबसे लोएस्ट लोगों के पास भी पहुंचना चाहिए। जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य यही है कि अब पारंपरिक, यानी कि लोकस स्टैंडी का जो मामला होता है तो उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करता है। किसी भी नागरिक या संगठन को समाज के गरीब, अशिक्षित या वंचित समूह की ओर से न्याय के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह कमजोर वर्गों के लिए न्याय की पहुंच को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इसके जो मान सकते हैं एक प्रकार से भारत के अंदर लिया तो यूएसए के गया है ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट, बट अपने यहाँ पीएन भगवती को इसको श्रेय दिया जाता है पीआईएल के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन संसदीय शासन प्रणाली से, और इससे क्वेश्चन आपसे लगभग एक जरूर पूछा जाएगा संसदीय शासन प्रणाली का, कि एक स्टेटमेंट टाइप में, या फिर नॉर्मल पूछा सकता है कि कौन कौन से इसमें आर्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ विशेषताएं पूछ सकता है आपसे अध्यक्षीय, या फिर कंपेरिजन करा के अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली में। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पहला तो आपसे ये पूछ रहा है, अभिकथन दे रहा है, फिर उसका कारण बता रहा है कि भारत में कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस वजह से आपसे कह रहा है, तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है वो इस प्रकार वर्क करता है, जैसे कि अपने भारत में हो गया, और दक्षिण प्रणाली होगी यूएसए की, वहाँ पे सेपरेट पाया जाता है और यहाँ पे संलयन पाया जाता है दोनों का। तो सही बात है कि इंडिया एज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। और क्योंकि भारत में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द डी। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसे हम लोग कहते हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, ठीक है, जो एक संसदीय प्रणाली हो जाएगी। और याद रखना भारत में है और यूएस उसमें यूके में भी है यही। कारण इसका है तो संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषित विशेषता यही कहलाती है। भारत में मंत्रिपरिषद, जिसे हम लोग कहते हैं कार्यपालिका, सामूहिक रूप से लोकसभा यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 75। कार्यपालिका तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त होता है। तो आपको ये विशेषकर जो हाईलाइटेड पार्ट होता है, अनुच्छेद 75 दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पार्ट से एक है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, सोवरेनिटी एंड रिपब्लिक। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्र, किसको किसको जोड़ा गया था? तो हम लोग जानते हैं इसमें आपका डी पार्ट जो था, डी आंसर होगा, जो इसमें 1 और 2 जोड़े गए थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे, बट इसमें 2 दिए गए हैं, वो आप याद रखना, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इंटीग्रिटी है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो वित्त आयोग से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकता है कि वित्त आयोग के जो नंबरिंग है, यानी कि आपके जो बन चुके हैं अभी तक, उनके अध्यक्ष कौन कौन से रहे हैं, उनका कार्यकाल पूछा जाना बहुत टिपिकल हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं याद कर सकते, पर डेफिनेटली आप उसके अध्यक्ष को याद कर सकते हैं जो फेमस रहे हैं कुछ ना कुछ नाम से आपको। ये भी आपकी 12 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। आपको बताना था इसके कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि जो 11 आपके नंबर का फाइनेंस कमीशन रहा उसके रहे हैं प्रोफेसर ए एम खुसरो, 12वें के डॉक्टर सी रंगराजन,
13वें के रहे हैं विजय एल केलकर, 14वें के रहे हैं वाई वी रेड्डी, 15वें के रहे हैं एन के सिंह, 16वें के हो गए हैं अरविंद पनगड़िया। जो कि अरविंद पनगड़िया हैं वो आपके चेयरमैन हैं और 16वें वित्त आयोग के। ठीक है, और ये रहे देखिए इनके पुराना आप जान लीजिए। फॉर्म जनवरी 15 से अगस्त 17 तक ही सर्व द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ये भी आपको याद रखना है। ये आपके सामने मैंने लिस्ट लगा दी, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकते हैं दोबारा क्वेश्चन। पहले तो आपसे पूछे जा चुके हैं कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, के सी नियोगी रहे हैं। यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपको पता होना चाहिए, बाद बाकी तो के संथानम रहे हैं, फिर ए के चंद्रा रहे हैं, पी वी राज मन्नार, महावीर त्यागी, के ब्रह्मानंदन रेड्डी, जे एम शेलत, वाई वी चावन, एन के पी साल्वे, के सी पंत। इस सबको 11वां ए एम खुशरो मैंने बता दिया, 12वें के डॉक्टर सी रंगराजन, 13वां का विजय एल केलकर, एंड 14 नंबर के आपके रहे डॉक्टर वाई वी रेड्डी, 15वें के बताया एन के सिंह, और 16 के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और आपको याद रखना है अपॉइंट कब हुए थे, इसको मतलब कब अपॉइंट किया गया था, कमी 16वें को, 31 दिसंबर 2023 को। ये आपसे पूछा जा चुका है, एल टी ग्रेड में अभी लास्ट में एग्जाम हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। इनके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। एन के सिंह तो आप याद रखिए 15 का, कुछ तो नज़दीक वाले याद रखिए। एक का मैंने बता दिया के सी नियोगी हो जाएंगे, 11वें की आप पता कर लीजिए, एक बार याद होनी चाहिए आपको। इस साथ हम लोगों ने इस पार्ट को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको भी सॉल्व करिए। और अगर आप टेलीग्राम साथ नहीं ज्वाइन हुए अभी तक तो टेलीग्राम साथ ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, शायद अपडेट्स ही मिल जाएंगी आपको उसी पे सारी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें इसको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।